अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 20 मई 2020 और मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। अच्छा, अब ये इसमें किन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है एडिटोरियल? ख़ासतौर पे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये सब्जेक्ट रखा हुआ है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है वो है जुडिशल रिव्यू या जुडिशल एक्टिविज़म भी जिसे कहते हैं। अच्छा, अब एडिटोरियल कराने से पहले मैं थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। आज मैंने उर्दू में सारे मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। बाकी एडिटोरियल जो है वो कोई 5-6 मिनट बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आप में से कुछ लोग जो समझते हैं कि जी हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एडिटोरियल पे आना चाहिए, तो आप पिछले ये 5-6 मिनट्स जो है ना वो स्किप कर दें। उसके बाद हम एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेन इशू ये है कि मैं वॉच टाइम देख रहा था यूट्यूब पे, तो मोस्टली जो है वो 5-6 मिनट का ही वॉच टाइम आ रहा है। अब मेरा नहीं, काफ़ी फिर प्रॉब्लम होती है कि जी 35-35 मिनट की वीडियो बनाओ और लोग जो है ना यहाँ पे 5-6 मिनट ज़्यादा की वीडियो नहीं देखना चाहते। लेकिन आज भी जो है वो मैं थोड़ी ज़रा बड़ी वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों को है कि जी हमने सिर्फ एडिटोरियल डायरेक्ट आप आया करें, तो आप 6-7 मिनट जो है ना उसको स्किप कर दें। मैं थोड़ा जुडिशल रिव्यू का जो है वो थोड़ी बैकग्राउंड वो डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, ये मीनिंग्स वगैरह लिखे हुए हैं मैंने, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये है क्या एडिटोरियल किसके बारे में कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह खुल ही रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा गलत डिसीजन था कि जिसमें उन्होंने ये टाइम लिमिट लगाई थी। उन्होंने कहा कि जी लोगों ने पैसे कमाने होते हैं तो आप उनको पूरा मौका दें। अच्छा, अब ये किस ऑर्डर इन्होंने किस चीज़ ने इनको जुरिस्डिक्शन दी थी कि वो ये फैसला कर सके सुप्रीम कोर्ट? ये हमारे पास है आर्टिकल 184 क्लॉज 3, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपको ये डिस्कस कर दूं ये है क्या चीज़। देखें, दो चीज़ें होती हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होती है जहाँ केस पहली मरतबा सुना जाए उसको हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि फ़र्ज़ करें आपने कोई केस था, ठीक है, आप चलें बच्चों की कस्टडी का केस ले लें, आप गए फैमिली कोर्ट गए, ठीक है, वहाँ से अगर आपका केस जो है वो फैसला आता है नीचे लोअर कोर्ट से और आप समझते हैं कि नहीं आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो आप क्या करते हैं आगे हाई कोर्ट में चले जाते हैं। तो हाई कोर्ट में चले जाते हैं तो वो क्या बनी, उसकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन बनी, ठीक है। इसी तरह हाई कोर्ट से फैसला आता है तो उस वहाँ से आप उसको सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो वो क्या होता है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन होती है। लेकिन ये जो आर्टिकल 184(3) है जिसके ऊपर ये सारा आज का एडिटोरियल बेस है, वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, यानी कि वो आज खुद सुओ मोटो लेके 184(3) पे कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस हो ना तो वो खुद नोटिस ले सकते हैं। ये नहीं कि पहले नीचे कोई फैसला हुआ और उसके अगेंस्ट अपील सुनी जा रही है, वो डायरेक्ट जो है ना सुप्रीम कोर्ट वो उसके पास समाअत का इख्तियार हासिल है। तो यहाँ पे भी यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अच्छा, उस पर हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी ये बता दूँ कि अगर तो आपने इसको डिटेल में पढ़ना है तो आपको दो केसेस जो इनको पढ़ने होंगे, वो एक तो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस आप पढ़ें, यहीं से सारा हमारा स्टार्ट हुआ। क्या नाम लेके, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, कि जी इन्होंने कहा कि हमें इस वजह से जो है वो इंटरवीन करना पड़ा जुडिशरी को, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के जी ज़रूर क्या बोलते हैं उसके नज़रिए ज़रूरत के तहत, ठीक है। तो एक आपका मौलवी तमीज़ुद्दीन केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो 100% आपको पता होना चाहिए अगर आपने इसको बिल्कुल डिटेल में करना है, ठीक है। ये मैं उस हवाले से कर रहा हूँ कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपने सब्जेक्ट रखा हुआ है तो, या नहीं भी रखा हुआ तो कम से कम नाम आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से ये सारा जुडिशल रिव्यू का आगाज़ हमारे पास हुआ। और उसके अलावा एक और जो केस है वो हमारे पास है आसमा जिलानी केस, ठीक है। ये केस आपको पता होने चाहिए, और भी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जो हैं वो ये हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आप किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास जिसके तहत ये लेते हैं, इनको इख्तियार है सुओ मोटो नोटिस का, ये आर्टिकल 184 क्लॉज 3। तो आप एक अलग जगह जाके लिख लें, आर्टिकल 184 आपने लाजमी पढ़ना है, साथ आपने जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है, साथ आसमा जिलानी केस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने करनी है ताकि आपका जो है वो सारी उस हवाले से बेस बन जाए। अच्छा, अब बात ये आती है क्या ये फ़ैसला सही है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है आज खुद नोटिस लेती है। अब देखें है क्या चीज़, हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव है, एक हमारे पास लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है, ठीक है। अब जुडिशरी फिर जब ये समझती है कि भाई सही फैसले नहीं किए एग्जीक्यूटिव ने, तो वो आगे इंटरवीन कर लेती है इस आर्टिकल के तहत
184(3). अब इस बात पे भी बहुत ज़्यादा बहस है कि क्या जो जुडिशरी है वो तजावुज़ नहीं कर जाती, क्योंकि अब मैं एक सिंपल सी आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक केस आया था, ये पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस थी अतीका उर्दू, ठीक है, उसके पास से शराब की बोतलें निकली थी, तो उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अजहुद नोटिस ले लिया था। तो इसमें मतलब ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस ये बात है कि देखें जहाँ पे आपके पास इतने ज़्यादा मसाइल हैं, चीज़ें हैं, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस तरह के चीज़ों पे जो है ना वो सुओ मोटो नोटिस ले रही है, इधर आर्टिकल 184(3) के तहत, जहाँ आपके पास इतने बड़े मसाइल हैं और कोई मतलब हर चीज़ में आप देखें चीज़ ख़राब हुई हुई है। आप इंसाफ लेने जाएँ अदालतों में आपको 10-10 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या है तो उस पर लोगों ने कहा कि जी इन्होंने अपने हद से तजावुज़ किया है, अदलिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस पर काफ़ी बहस भी होती है कि भाई इतने ज़्यादा इख्तियारात नहीं होने चाहिए जुडिशरी को कि एक उनको वो बनाना चाहिए, दायरा कार बनाना चाहिए कि आप किसी भी केस को उठा के आप ना सुनना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी अब इसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कुछ जुडिशल एक्टिविज़म से नुकसान भी हमें हुआ है। यहाँ पे एक मिनट एंड में इन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है, 2 केसेस थे, इसको हम डिटेल में भी करते हैं। एक था हमारे पास कि स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन को ओवरटर्न किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरे में इसी आर्टिकल 184(3) में रिकॉर्ड एग्रीमेंट जो है ना उसको कलअदम करार दिया था, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ाइन हुआ पाकिस्तान को। और तो यहाँ पे भी इसमें मतलब एडिटोरियल में कहा गया है कि यो हद से ज़्यादा यो है ना जुडिशल एक्टिविज़म, ठीक है, जुडिशल एक्टिविज़म होना चाहिए, जुडिशल रिव्यू होना चाहिए कि अगर कोई फ़ैसला गलत हो गया है, ठीक है, और या वो नहीं गलत फ़ैसला सही लिया जा रहा, तो जुडिशरी को इख्तियार हासिल है, लेकिन कोई उसकी लिमिट होनी चाहिए। अब उस पर भी तनकीद हम हो रही है कि यो कल इन्होंने कहा है, चीफ जस्टिस जो हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि जी ये कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं था कोविड-19। अब देखें एक पूरी के पूरा एग्जीक्यूटिव उनकी बेस चल रही थी कि भाई वाकई इतना बड़ा ख़तरा है और इसकी वजह से लॉकडाउन किया गया है, लेकिन जब इन्होंने अपनी जजमेंट में ये कहा कि भाई वो उस तरीके से नहीं था पेंडेमिक पाकिस्तान में जिस तरह बाहर हो रहा है, तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि लोग पहले ही SOPs जो है वो उसे फॉलो नहीं कर रहे। और चीफ जस्टिस कल रिमार्क्स जब आए हैं तो उसके बाद से लोग कह रहे हैं भाई देखें हम तो पहले ही कह रहे थे ये कोई मसला ही कोई नहीं है। तो बिल्कुल ही जो एक पहले ही केयर फ्री एटीट्यूड के साथ कोई जो है वो एहतियाती तदमीर इख्तियार नहीं कर रहे, और ऊपर से आपका मुल्क का है चीफ जस्टिस वो ये बोलेगा कि नहीं भाई आपको ये मसला ही कोई नहीं था, तो यकीनन बहुत इसके नताइज जो हैं वो बुरे हो सकते हैं, ख़ासतौर पे क्योंकि देखें जो अभी हमारा जब ये लॉकडाउन खुला है अभी इसको 15 दिन नहीं हुए, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 15 दिन होता है। तो 15 ये जिस तरह आपको भीड़ बाज़ार में नज़र आ रही है, इसका अंजाम आपको 15 दिन बाद नज़र आएगा। अभी लोगों ने अभी से कहना स्टार्ट कर दिया, देखो जी हफ्ता हो गया है अभी तक कुछ नहीं हुआ, हुकूमत ने ऐसे ही हमें लगाया हुआ था, तो इसमें तो मसला ही नहीं था, हमारे 2 महीने का कारोबार तबाह कर दी, हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी। लेकिन खुदा न खास्ता पता जो है ना इसका हमें पता चलेगा 15 दिन बाद कि इसका क्या हिसाब होता है, ठीक है। और साथ अब आज ये भी देखें कि आज ये चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने सिर्फ ईद तक के लिए ये ऑर्डर की है कि जी आप उसके टाइम के बाद भी जो है वो अपने शॉपिंग मॉल वगैरह खोल सकते हैं। उन्होंने कहा उसके बाद हम दोबारा रिव्यू करेंगे, क्योंकि उनको भी आइडिया हो गया है कि अगर इस तरह केसेस वगैरह बढ़ गए तो सारा ब्लेम जो है वो जुडिशरी पे आ जाएगा कि उन्होंने किस उस तरह जो है वो इजाज़त दे दी। क्योंकि देखें हर एक की अपनी एक्सपर्टीज़ होती है, क्योंकि डॉक्टर्स जिस तरह कहते आ रहे हैं कि हमारा जो है बहुत जो है केसेस की तादाद बढ़ जाएगी, तो मतलब वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है। अब जुडिशरी जो है वो उस मेडिकल वो बनने की कोशिश ना करे, क्या चीज़ है एक्सपर्ट, ठीक है। हर एक की अपनी फील्ड है, जो काम डॉक्टर कर सकते हैं वो जुडिशरी वाले नहीं कर सकते, और जुडिशरी कर सकते हैं वो डॉक्टर नहीं कर सकते। तो हर एक को जो है वो अपने दायरे कार में रहना चाहिए, ठीक है। चलें आज हम इसका स्टार्ट कर लेते हैं एडिटोरियल, ठीक है। उर्दू में मैंने लिखा हुआ है सारा, आज मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है उर्दू में, ठीक है। अच्छा, the Supreme Court's words have undoubtedly gladdened the hearts of many chafing at the official restrictions on commercial activities in the country at present. अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पे आया है सुप्रीम कोर्ट्स वर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज, ठीक है। ये हम पॉजेसिव केस शो करें, एपोस्ट्रोफी हमने लगाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज। अच्छा, अब कल मैंने आपको एक ओपिनियन करवाया था पाक ऑब्जर्वर का, वो क्या था, लिबरल्स अब इसमें जो हमारे पास आ रहा था, एक मिनट, लिबरल्स एवर्जन टू टर्किश ड्रामाज। अच्छा, अब वहाँ पे अगर आपने नोट किया हो ना तो हमने लिबरल्स एस के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगाया था, लिबरल्स का वर्जन होता है नफरत, लिबरल्स की नफरत। और जब भी हम
मतलब जिसमें देखें ना यहाँ पे तो टी आया है ना, तो इसके आगे हमने अपॉस्ट्रोफी ऊपर लगाया है, उसके आगे एस लिखा है। लेकिन कोई भी ऐसा लफ्ज़ है जिसके एंड में एस आ जाए ना, तो हम एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगते हैं। कल हमने लिबरल्स लिखा था तो एस के आगे अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ था, पहले नहीं लगा हुआ था। तो ये आप जहन में रखिएगा कि कोर्ट्स और कल जो आया था वो हमारे पास एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा था, क्योंकि वो ख़त्म एस पे हो रहा था। डबल हम एस नहीं करते, हम सिर्फ ये करते हैं कि फिर एस के आगे अपॉस्ट्रोफी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैव अनडाउटेडली ग्लैडेंड, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, अनडाउटेडली होता है बिलाशुबा, ग्लैडेंड होता है खुश होना। अब बाज़ वो उर्दू लिखते हुए ना इस तरह मैं लिख देता हूँ, लेकिन आपको मफहूम पता चल रहा होगा। जिस तरह ग्लैडेंड के आगे खुशी हुई लिखा हुआ है, लेकिन मतलब यहाँ पे मतलब ये है कि खुश होना। और कौन खुश हुआ था, दी हार्ट्स ऑफ मैनी चेफिंग एट दी ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस। चेफिंग होता है हमारे पास, पहले मीनिंग्स देख लेते हैं फिर सेंटेंस पे आते हैं। चेफिंग होता है जब आप किसी पाबंदी या किसी की वजह से आप नाराज़ हो ना, तो उसको हम चेफिंग बोलते हैं। और ये है रिस्ट्रिक्शंस हो गया, पाबंदियाँ। कमर्शियल एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं, ये आप कह लें कि ये तजारती सरगर्मियाँ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसको पूरा हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। उनका सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज जो थे, उसने बिलाशुबा जो है वो खुशी दी किसे, हार्ट्स ऑफ मैनी, लोगों के दिल को काफ़ी खुशी दी। यो क्या थे, चेफिंग, यो मतलब किसी पाबंदी तकलीफ़ की वजह से नाराज़ या बेचैन हो, ठीक है। और वो किसकी तकलीफ़ की वजह से बेचैन थे कि यो इतना ही देर तक यो दुकानों को बंद रखने का, मॉल वगैरह को कहा गया था। और किस चीज़ पे थे, आगे बता रहा है कि एट द ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस, कि वो उन पाबंदियों की वजह से जो है वो नाराज़ थे, जो इस मुल्क में इस वक्त हालिया टाइम पे लगाई गई थी। अब उस फैसले की तरफ आ रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। अच्छा, ऑन मंडे द एपेक्स कोर्ट bench hearing the suo moto case pertaining the authorities handling of the coronavirus pandemic। अच्छा, यहाँ तक रुक के हम देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा मंडे वाले दिन दी एपेक्स कोर्ट होते हैं सबसे बड़ी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारे पास सबसे बड़ी कोर्ट है ना, जिस तरह हमारे पास लोअर कोर्ट्स होते हैं, फिर हायर कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट है, और फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। तो उन्होंने कहा जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, बेंच। और वो क्या, उसने क्या किया, हियरिंग द सुओ मोटो केस, और उसने समात के दौरान सुओ मोटो केस के पर्टेनिंग, और वो किससे मुतल्लिका था ये सुओ मोटो केस, टू द अथॉरिटीज़ हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पैंडमिक, के ये जितने भी अथॉरिटीज़ की जानिब से जो है, इंतजामिया की जानिब से जो हैंडल किया गया है इस कोरोना वायरस पैंडमिक को। और उसमें क्या हुआ, सेट असाइड द फेडरल गवर्नमेंट्स डिसीजन टू क्लोज शॉप, उन्होंने सेट असाइड कर दिया, यानी कि जो इनका फैसला था फेडरल गवर्नमेंट का कि दुकानें वगैरह बंद हों, तो उसके जो आप कह लें कि सस्पेंड कर दिया उनका जो फैसला था। और वो क्या इस बात का फैसला था, टू क्लोज शॉप्स मार्केट्स एंड बिजनेसेस ऑन सैटरडेज एंड संडेज़, कि उनका जो फैसला था कि शॉप्स और मार्केट्स बिजनेस को बंद किया जाए सैटरडे संडे को, इसको जो है इन्होंने सेट असाइड कर दिया, यानी सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा मंडे को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस में ये फैसला किया, जो किससे मुताल्लिक था, कि जिस तरह अथॉरिटीज़ ने हैंडल किया है सारे डिसीजन को, उसमें उन्होंने उसका जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया था कि हम दुकानें और बिजनेसेस सैटरडे और संडे को बंद कर देंगे, ठीक है। ये मैंने ये सुओ मोटो नोटिस की सुओ मोटो की पूरी आपको वो दे दी हिस्ट्री के 184 के तहत इन्होंने आज खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अब इन्वर्टेड कॉमर्स में लगा के एग्जैक्ट वर्डिंग्स बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने कहा ये एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, मतलब एडिटोरियल में बाकी चीज़ें सारी वो खुद लिख रहा होता है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमर्स मतलब है कि इसने एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिख दिए हैं उसके वर्ड्स चीफ जस्टिस के ये राइटर ने। और वो क्या है, पीपल ऑफ माई कंट्री आर पुअर, उनका लोग जो हैं मेरे मुल्क के वो क्या हैं, गरीब हैं, एंड दे नीड टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर ये होता है कि जिस आप उसके तहत ना अपने माश से आप पैसे कमा रहे हो ना, उसको ब्रेड एंड बटर कहते हैं। उन्होंने कहा जो मुल्क में मेरे लोग हैं वो गरीब हैं और ज़रूरत है कि वो अपने लिए वो है वो पैसे कमा सकें अपने माश से, ठीक है। ब्रेड एंड बटर यहाँ पे मैं क्या लिखा हुआ है कि किसी शख्स की माश या आमदनी का बुनियादी ज़रिया, कि वो जिससे वो पैसे कमाता हो ना, उसको हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर, आमतौर पर जैसा कि मामूल के काम से हासिल होता है, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के लोग जो हैं वो गरीब हैं और ज़रूरत है उनको कि वो ब्रेड एंड बटर कमाएं, किस पे, ऑन अ डेली बेसिस, रोज़मर्रा की बुनियाद पे। अब इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो गए। उन्होंने कहा एग्जैक्ट जो वर्ड्स थे चीफ जस्टिस के वो ये थे, और ये किसने कहे थे, सेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद। ये गुलजार अहमद है चीफ जस्टिस हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने ये बात कही। और साथ ही कोर्ट ने क्या कहा
द कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू रीओपन ऑल मॉल्स बट टू इंश्योर द SOPs आर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड। उनका कोर्ट ने इस बात पे भी ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को हुक्म दिया कि आप रीओपन कर दें, यानी दोबारा खोल दें, क्या ऑल मॉल्स, तमाम मॉल्स दोबारा खोल दें, लेकिन क्या करें, बट टू इंश्योर, लेकिन इंश्योर होता है यकीनी बनाना, लेकिन आप यकीनी बनाएं द SOPs। SOPs क्या होते हैं? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि वो गाइडलाइंस जिसके तहत इनको कहा गया था कि आप अपनी दुकानें, मॉल्स खोल लें, उन्हें कहा उसको क्या किया जाए, आर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व, के जो SOPs है उनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है SOPs आर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व। ये हमारे पास क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। अच्छा अब देखें, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जो पैसिव होता है ना, उसमें लाजमी नहीं है बाय करके लिखा जाए कि किसकी जानिब से ऑब्जर्व किया जाए, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बताना कि SOPs को जो है ना वो स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन ऑब्जर्व कर रहा है, शॉप वाले कर रहे हैं या ये शॉपर्स यहाँ ख़रीदारी करने गए हैं वो जो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। मेन चीज़ ये उन्होंने कहा कि जी इसको ऑब्जर्व कराया जाए, जो हमारे SOPs हैं किनकी जानिब से कराया जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस तरह मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल दूँ, आपने बड़ी दफ़ा देखा होगा कि जब कोई मुलजिम जब पकड़ लेती है इसको मुजरिम को, तो हम कहते हैं कि जी द परपिट्रेटर वाज अरेस्टेड। ठीक है। अब बड़ी जगह आपको वहाँ पे बाय पुलिस नज़र नहीं आएगा, ये अंडरस्टूड होता है, मेन फोकस होता है सारा कि भाई जी मुजरिम है उसको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है। तो वॉज अरेस्टेड लिखा होता है, बाय पुलिस ने लिखा जाता है, जी वो अंडरस्टूड है कि भाई ज़ाहिर है अरेस्ट हुआ है तो पुलिस ने किया होगा। तो यहाँ पे भी है बाय हमने नहीं लिखा, क्योंकि मेन हमारा मकसद ये था कि हम बताएं कि जी इनको स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाए, बाय हम ओमिट कर देते हैं इसमें लिखते हुए। ठीक है। अलॉन्ग साइड दिस, और साथ ही क्या है, द बेंच एक्सप्रेस्ड कंसर्न, और बेंच जो था उसने क्या किया, एक्सप्रेस किया कंसर्न, तशवीश जाहिर की किस बात में, दैट द अमाउंट बीइंग स्पेंट ऑन फाइटिंग द पैंडेमिक कुड नॉट बी जस्टिफाइड बिकॉज पाकिस्तान इज़ नॉट सीरियसली अफेक्टेड बाय इट। अब ये पूरी लाइन की एक लाइन जिस पर बहुत तनकीद कल की जा रही है पूरी, अगर आप टॉक शोज भी देख लें, वो ये लाइन है। क्योंकि क्या है, एक तरफ हुकूमत 2 महीने से लॉकडाउन करके बैठी हुई है, लोगों को ठीक है नुकसान हुआ माशी तौर पे, और एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि भाई ये सिर्फ उस वजह से हो रहा है कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ, और 2 महीने बाद जाके आपके मुल्क का चीफ जस्टिस कहे कि जी एक तो उन्होंने कहा कि जी अमाउंट जो है इस पेंडेमिक के लिए जो खर्च की जा रही है वो उन्होंने कहा वो जस्टिफाई नहीं है। क्यों नहीं है? पूरी लाइन जो है इस पे जो तनकीद हुई है कि पाकिस्तान इज़ नॉट सीरियसली अफेक्टेड बाय इट, कि पाकिस्तान जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ है। अब ये बात सही है कि पाकिस्तान में उतनी अमवात नहीं हुई हैं जितने दूसरे मुल्क में हुई हैं, लेकिन उसको आप सिरे से डिनाइल कर देना, जिसको एक लोग नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे, वो ये है कि अभी हम बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे हैं कि दूसरे मुल्कों में तो ज़्यादा देर हो गई हुई है, तो वो उस स्टेज पे भी चले गए हैं, फ्लैटनिंग द कर्व पे भी चले गए, और वहाँ से उनके जो केसेस हैं कम हो रहे हैं। तो हम क्या हैं, अभी स्टेज 1 पे ही हैं, अभी तो हम फ्लैटनिंग द कर्व वाली स्टेज पे भी नहीं पहुँचे। और अभी अगर ये चीफ जस्टिस से कह दे कि जी हम इससे सीरियसली इफेक्ट नहीं हमें हुआ है, तो आप कल आप देखें लोगों का फिर यही रिएक्शन है कि भाई इतनी देर से फिर लॉकडाउन क्यों किया हुआ है, जब हम नहीं कहते। लोग कहते हैं कि जी हमने तो पहले ही कहा था ये हुकूमत ही नालायक है, देखें इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं थी, हम इससे कोई इफेक्ट ही नहीं हुए, तो क्यों फिर 2 महीने से हमारा कारोबार जो है वो तबाह कर दिया है। अच्छा अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, देयर विल, अच्छा अब ये जब इसका फैसला आ गया है अदालत का, तो फिर अब कह रहे हैं देयर विल बी दोज इन गवर्नमेंट हु विल आर्ग्यू। उनका जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो क्या आर्ग्यू करेंगे, बहस करेंगे, किस बात पे, इफ़ बिहाइंड क्लोज डोर, लेकिन वो तब कब ये बात करेंगे जब वो बिहाइंड क्लोज डोर्स होंगे, यानी सारों के सामने बात नहीं करेंगे। और वो क्या बात करेंगे कि दिस इज़ येट अनदर इंस्टेंस ऑफ जुडिशियल ओवर रीच। जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में आपको मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का और उसका बताया, उस्मान जिलानी केस का, उसमें भी ये कहते थे कि अदलिया ने ना अपनी हद से तजावुज़ किया। तो उसने कहा इसमें भी अगर उनसे जो हुकूमत के लोग हैं उनसे अगर बंद दरवाज़ों के पीछे पूछा जाए, यानी कि पब्लिकली ना पूछा जाए, तो वो यही कहेंगे कि ये क्या है, अनदर इंस्टेंस, एक और केस है, किस चीज़ का, जुडिशियल ओवररीच, जहाँ पे अदलिया ने है ना वो अपनी जो दायरा कहा था उससे तजावुज़ किया है। हाउएवर ताहम द फेडरल एंड प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ कैन नॉट एब्जॉल्व। उन्होंने कहा ये कहते हैं ठीक है, आप कह सकते हैं, आप इस पर बहस भी कर सकते हैं कि क्या भाई अदलिया को इख्तियार था कि वो इस तरीके से आके एग्जीक्यूटिव के फैसले को जो है वो ओवर रूल करे, लेकिन उनका ये फेडरल और प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं हमारी, वो क्या नहीं कर सकती, कैन नॉट एब्जॉल्व। एब्जॉल्व होता है कि अपने आप को आज़ाद करा लेना, किस चीज़ से, ज़िम्मेदारी से, नहीं जी हमारी तो ज़िम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने कहा उसको आप छोड़ दें कि जी अदलिया का ये काम था कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ जो है ना
वो अपने आप को बरीजुमा नहीं करार दे सकती किस चीज़ से, ऑफ क्रिएटिंग अ सिचुएशन कि उन्होंने वो हालात पैदा कर दिए जहाँ पे क्या हुआ, वेयर द सुप्रीम कोर्ट मे हैव बिलीव्ड एन इंटरवेंशन, कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना पड़ा कि भाई हमें खुद नोटिस लेना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इट्स पार्ट वॉज कॉल्ड फॉर। ठीक है, तो उन्होंने कहा जिम्मेदारी सारी किस पे है, हमारे पास प्रोविंशियल और फेडरल अथॉरिटीज़ पे हैं कि भाई ना उन्होंने वो ऐसी सिचुएशन बनाई होती और ना जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आज खुद नोटिस लेना पड़ता, और जहाँ वो ये ज़रूरी समझती कि भाई हमने नोटिस लेना है। उन्होंने कहा अगर उन्होंने अपना काम ही सही तौर पर कर लिया होता तो अभी आजकल लोग बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, तो वहाँ तक नौबत आनी ही नहीं थी। Led by the center, the once in a century pandemic should have seen them set aside their political differences, reach out across the aisle, and hammer out a coherent administrative response based on scientific expertise and best practices in public health policy. उन्होंने कहा सेंटर को जो है वो लीड करना चाहिए था किस मामले में, ये वंस इन सेंचुरी पैंडमिक, सालों में सेंचुरी में कोई एक इस तरह का इतनी बड़ी हमारे पास मसला आता है, वबा आती है। उन्होंने कहा शुड हैव सीन देम सेट साइड, और वहाँ उस टाइम पे उन्होंने क्या देखा जाना चाहिए था कि वो सेट साइड कर दें, तर्क कर दें क्या चीज़, देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अपने सियासी इख्तलाफात को तर्क कर दें, रीच आउट अक्रॉस द आयल। अक्रॉस द आयल ये होता है कि जब आप दूसरे होते हैं आपकी मुखालिफ पार्टीज़, उसके से आप जाओ और मिल के आप किसी कॉमन गोल के लिए कोई काम करो, तो उन्होंने कहा उसको रीच आउट करना चाहिए था, अक्रॉस द आयल लाना चाहिए था, यानी अपनी जो दूसरी सियासी पार्टीज़ हैं उनसे भी बातचीत करनी चाहिए थी, इत्तेहाद कायम करना चाहिए था, एंड हैमर आउट अ कोहेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, और क्या है एक मजबूत इंतजामी जो है वो इसका जवाब देना चाहिए था इस पूरे कोरोना वायरस का, और वो किस पे देना चाहिए था, बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपर्टीज़, और ऐसे ही नहीं एक बाकायदा एक आप कह लें कि उस पर साइंसी एक्सपर्टीज़, उसके ऊपर साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, इन इस हेल्थ पॉलिसी और साइंटिफिक एक्सपर्टीज़ इसको ध्यान में रखते हुए रिस्पांस तैयार करना चाहिए था। लेकिन ये सारी वो बात करें कि ऐसा करना चाहिए था और ऐसा नहीं हुआ, और इसी पे फिर क्या है सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। इट वॉज नॉट एसेंशियल दैट ईच पार्ट ऑफ द फेडरेशन बी इन लॉक स्टेप। अच्छा, लॉक स्टेप क्या होता है, जैसे आपने मिलिट्री परेड में देखा होगा, यो कदम से कदम मिला के जो फौजी चल रहे होते हैं ना, बिल्कुल साथ साथ होते हैं, तो यहाँ पे ये लॉक स्टेप उससे बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं था कि ईच पार्ट ऑफ द फेडरेशन के तमाम फेडरेशन के जो पार्ट हैं वो क्या हो, बीइंग लॉक स्टेप, यानी बिल्कुल साथ साथ हों विद ईच अदर थ्रू आउट, क्योंकि ज़ाहिर थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे नीच तो हो जाती है, आप ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। उन्होंने कहा ये ज़रूरी नहीं था कि लॉक स्टेप पे होते तमाम ईच पार्ट ऑफ द फेडरेशन, लेकिन क्या है, बट इट वॉज नेसेसरी, लेकिन ये ज़रूरी था टू हैव अ यूनिफाइड वेल रीजन नरेटिव विद अ कंसेंसस ऑन प्रायोरिटीज़। लेकिन उन्होंने कहा यह ज़रूरी था कि हम एक मुतहद वेल रीजन नरेटिव, एक बयानिया बनाते, एक और क्या करते हैं विद अ कंसेंसस और प्रायोरिटीज़, और हम एक कंसेंसस डेवलप करते, ठीक है, एक मतलब सारे मुतहद हो जाते एक पॉइंट पे, किस चीज़ पे, ऑन प्रायोरिटीज़, तरजीहात पे, कि भाई हमने किस तरीके से इस वायरस का मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन क्या हुआ इंस्टेड, लेकिन इसके बरक्स, देयर हैज़ बीन एक्रोमोनियस पॉइंट स्कोरिंग एंड अंडरमाइनिंग ऑफ ईच अदर स्ट्रेटजी। लेकिन हमने क्या देखा कि एक्रोमोनियस होता है कि बड़ा आप शो करो ना कि बड़ा नाराज़, तल्ख, बिटरनेस शो करो ना, एक्रोमोनियस। और लेकिन हमें क्या नज़र आया, एक्रोमोनियस पॉइंट स्कोरिंग एंड अंडरमाइनिंग, कि वहाँ पे वो पॉइंट स्कोरिंग करते नज़र आए, अंडरमाइन करते नजर आए। अंडरमाइन होता है किसी चीज़ की अफादियत में कमी करना, उसको अंडरमाइन करते नजर आए किस चीज़ को, ऑफ ईच अदर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी होती है हिकमत अमली की, हिकमत अमली को कहते हैं कि नहीं भाई ये हिकमत अमली ठीक नहीं थी, उसको अंडरमाइन किया। फर्दर फ्यूलिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, और उन्होंने क्या किया, बजाय इसके कि आप साथ मिलकर चलते, उन्होंने फ्यूल किया कॉन्स्पिरेशन थ्योरीज़ को, साजिशों को हवा दी इन लोगों ने। एंड पब्लिक डिसकंटेंट, और किस चीज़ को इन्होंने किया, फ्यूल किया, पब्लिक डिसकंटेंट, आवाम के अदम इत्मीनान को। अच्छा, अब उसके बाद कह रहे हैं पॉपुलिस्ट रिस्पांस हैज़ नाउ कम फ्रॉम द बेंच, और ये अदालत की जानिब से क्या है, पॉपुलिस्ट रिस्पांस आ गया, क्योंकि ज़ाहिर है सारी हमारी जितनी भी कारोबार करने वाली बिरादरी थी और सारे लोग थे वो चाहते थे कि भाई दुकानें हैं वो वीकेंड पे भी ओपन हों। तो उन्होंने कहा ये पॉपुलिस्ट रिस्पांस है, यानी कि लोगों को ज़ाहिर है जो चाहते थे ऐसा हो, वो रिस्पांस जब आया है बेंच की जानिब से। एंड देयर आर लेजिटिमेट फियर्स, और अब यहाँ पे क्या है, ख़तरात, इस बात के कभी ख़तरात लाक हैं। इट कुड ओपन द फ्लड गेट्स। फ्लड गेट्स क्या होते हैं, देखें अगर एकदम आप गेट खोल देंगे फ्लड आएगा तो क्या होगा, तेज़ी से आएगा। और यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि ये फ्लड गेट्स खोल देगा, किस चीज़ का, फॉर द इन्फेक्शन टू स्प्रेड, कि हमारा जो इन्फेक्शन है वो तेज़ी से फैलेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे इसमें बात हो रही है, the SOPs are already being followed more in the breach, and while the
fertility rate in Pakistan has not been increasing precipitously. The infection rate is alarming. उनका SOPs जो हैं वो पहले ही फॉलो नहीं किए जा रहे, और जब ये रेट है अमवात का रेट जो है वो पाकिस्तान में हैज़ नॉट बीन इंक्रीजिंग, और ये रेट जो है उस तरह बढ़ नहीं रहा, प्रेसिपिटसली होता है फौरी तौर पे. द इन्फेक्शन रेट इज़ अलार्मिंग. ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जो इन्फेक्शन रेट है ना वो अलार्मिंग है. ठीक है, ये बात ठीक है कि अमवात उस लिहाज से नहीं हो रही, लेकिन जो अगर रोज़ मैं आपको डॉन हाईलाइट्स जो शेयर करता हूँ उसमें मैं आपको बताता हूँ कि पहली खबर ही मेरी ये होती है कि जी कितने केसेस अब हो गए हैं ओवरऑल. तो अब आपने देखा होगा कि केस जो है वो इन्फेक्शन रेट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि जिन लोगों को ये वायरस लाक हुआ है. अब कोविड-19 हैज़ नॉट इवन पीक इन दिस कंट्री. अब मसला क्या है, कोविड-19 ने अभी तक पीक नहीं किया, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे अभी तक आया नहीं है. ठीक है, लेट अलोन, और मतलब आप ये तो बात ही ना करो अराइव एट द स्टेज वेयर देयर इज़ फ्लैटिंग ऑफ द कर्व. जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि अभी हम उस पर, क्योंकि अभी पीक पे नहीं आया तो हम फ्लैटिंग ऑफ कर्व की बात भी नहीं कर सकते. हम तो आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज़ में है. वी कुड बी इन फॉर अ हैरोइंग टाइम अहेड, और हम हो सकता है हमें बहुत मुश्किल वक्त का सामना करना पड़े बाद में. और वो आगे नक्शा खींच रहे हैं आगे क्या हो सकता है, क्योंकि देखें आपने मतलब अब लोग बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बाहर निकलेंगे, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई कोई मसला ही कोई नहीं था कि जिसकी वजह से ये किया, ये इस लेवल का था ही नहीं पेंडेमिक. तो उन्होंने कहा अब लोग पहले ही केयर फ्री एटीट्यूड था, अब तो लोग बिल्कुल ही आज़ादाना बाहर आएंगे, और इससे क्या होगा. उन्होंने कहा एक सिनारियो खींचा है, एन एपोलेप्टिक सिनारियो वे पेशेंट्स इन नीड ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन वुड बी टर्न्ड अवे फ्रॉम पैक टू कैपेसिटी हॉस्पिटल्स. के उन्होंने कहा फिर क्या होगा, जो जिन पेशेंट्स जिनको ज़रूरत होगी इसकी मेडिकल अटेंशन की वुड बी टर्न्ड अवे, उनको हमें क्या है इनकार करना होगा. वुड बी टर्न्ड अवे फ्रॉम पैक टू कैपेसिटी हॉस्पिटल्स, क्योंकि अगर पहले ही हॉस्पिटल्स जो है वो पैक टू कैपेसिटी हो जाएंगे, भर जाएंगे, तो ज़ाहिर उनको हमें टर्न अवे करना पड़ेगा, उनको इनकार करना पड़ेगा कि जो भी इलाज के लिए आएगा. और ये सिनारियो खींच रहे हैं अगर के क्या केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई. फिर दिस इज़ नो टाइम टू डाउन प्ले द रिस्क. अब राइटर क्या कह रहे हैं, तो एक तरीके से राइटर भी हैं वो यो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उससे इख्तलाफ कर रहे हैं, कि जिसमें उन्होंने राइटर चीफ जस्टिस ने कहा था कि भाई ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पेंडेमिक ये था ही नहीं कि जिसकी वजह से जो है उन्होंने कहा इतने ज़्यादा लोग तो अफेक्ट नहीं हुए हैं, तो इतनी ज़्यादा देर के लिए है दुकानें बंद वीकेंड पे नहीं करनी चाहिए थी. डाउन प्ले करना होता है किसी चीज़ को आप कम करार देना, कोई मतलब एक बहुत बड़ा ख़तरा हो और आपको नहीं ये तो कोई ख़तरा नहीं है, तो आप इसको क्या कर रहे हो, इसको डाउन प्ले कर रहे हो. तो राइटर भी है एक तरीके से चीफ जस्टिस पे तंकीद कर रहे हैं कि देयर इज़ नो टाइम टू डाउन प्ले द रिस्क. कि आप कि जिस तरह उन्होंने कह दिया कि भाई ये कोई मसला नहीं था, तो उन्होंने कहा ये वो वक्त नहीं है जहाँ पर हम इसको डाउन प्ले करें इस रिस्क को. इट शुड ऑल्सो बी सैड, और ये भी ज़रूर कहना चाहिए कि दैट द एग्जेक्टिव मस्ट हैव स्पेस टू मेक डिसीजंस, कि एग्जेक्टिव के पास स्पेस होना चाहिए डिसीजंस को, कि अब ये नहीं कि उसको जुडिशरी जो है वो अपने तौर पे आके वो खुद नोटिस ले ले. उन्होंने कहा उसके पास स्पेस होनी चाहिए टू मेक डिसीजंस, और समटाइम्स डिफ़िकल्ट एंड अनपॉपुलर वन, और उनका बाज़ उनको क्या मुश्किल और अनपॉपुलर वन भी जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो कि आवाम में ज़्यादा मकबूल नहीं होते, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आवाम से जिससे भी पूछ लें तो वो खुश नहीं है इस डिसीजन से, लॉकडाउन से भी, स्मार्ट लॉकडाउन से भी, और जो बाद में इन्होंने वीकेंड पे बंद करने का कहा था उससे भी, बेस्ड ऑन हार्ड हेडेड रियलिज्म. उन्होंने कहा हकीकत को मद्देनजर रखते हुए बाज़ क्या है एग्जेक्टिव को वो डिसीजन लेने पड़ते हैं मुश्किल और अनपॉपुलर, ये ज़्यादा गैर मकबूल डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने कहा एग्जेक्टिव के पास स्पेस होनी चाहिए. मोर ओवर मजीद ये कि नॉट विथ स्टैंडिंग इसके बावजूद द पोलिटिकल लीडरशिप्स डिस्कॉर्डेंट. उन्होंने कहा यो पोलिटिकल लीडरशिप का क्या है, डिस्कॉर्डेंट होता है मुतज़ाद रिस्पॉन्स. उनका जो इसका मुतज़ाद रिस्पॉन्स आया था, इसके बावजूद कि मतलब ठीक है उन्होंने बीच में गलतियां की इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए, लेकिन क्या है उन्होंने कहा कि देयर इज़ नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर स्पेसिफिकली सेटअप टू ब्रिंग टुगेदर द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. उनका हमारे पास नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, ये उसके स्पेसिफिकली सेटअप किया गया है, यानी इसी मकसद के लिए बनाया गया है, टू ब्रिंग टुगेदर द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, कि आप फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को जो हैं वो अगर उनके कोई इख्तलाफ आते हैं तो उसको पैचअप कराया जाए, एंड अ मिलिट्री लीडरशिप टू ऑन वन प्लेटफॉर्म, और मिलिट्री लीडरशिप को भी किया है एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए. किस लिए, टू डील विद कोविड-19, इस सारे पेंडेमिक को डील करने के लिए इन्होंने कहा कि ये बनाया गया हमारे पास क्या नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर. अब देखें बात यह है कि हमारे पास एग्जेक्टिव है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर भी हमारे पास आया हुआ है, तो जब इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं तो उसके ऊपर से जो है वो जुडिशरी आके अपना फैसला दे दे, तो फिर देखें फिर एग्जेक्टिव का क्या काम रह गया, और फिर इसका नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का क्या काम रह गया अगर जुडिशरी ने ही आगे इन्वॉल्व होना है.
ठीक है। अब यही बात लिख रहे हैं एक्सेसिव जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, एक्टिविज्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनको पूरा पूरा हक हासिल है कि अगर वो देखते हैं कि भाई कोई डिसीजन गलत लिया गया है तो उस पर वो ले सकते हैं खुद नोटिस। लेकिन क्या है, एक्सेसिव जुडिशियल एक्टिविज्म के हद से ज़्यादा अगर आप हर चीज़ में आप इन्वॉल्व होना शुरू कर दें तो आप क्या है, आप उसको एग्जेक्टिव को आराम से काम करने नहीं दे रहे उसके दायराकार के अंदर रह के। तो उन्होंने कहा जो एक्सेसिव जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ समटाइम्स कॉस्ट पाकिस्तान डियरली, उसने बड़ा नुकसान किया है पाकिस्तान का। और एग्जांपल्स दे रहे हैं कहाँ पे, सच एज व्हेन द स्टील मिल्स प्राइवेटाइजेशन वाज ओवरटर्न्ड। उन्होंने कहा जब स्टील मिल प्राइवेटाइजेशन थी का केस था उसको ओवरटर्न कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया। और द रिकोडिक एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड, और ये रिकोडिक केस जो है इसको जो है वो क्या करा दे दिया गया था, नल एंड वाइड। नल एंड वाइड होता है कालादम। तो उन्होंने कहा इससे बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ा था, और साथ एग्जांपल इन दो केसेस की दी है। और साथ क्या कह रहे हैं, वन होप्स दैट हिस्ट्री इज़ नॉट गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, और कह रहे हैं हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट नहीं करेगी। और साथ ये कह रहे हैं कि इन दो चीज़ों ने, तो रिकोडिक ने और स्टील मिल वाले केस ने तो बहुत नुकसान दिया था, लेकिन अब ये यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि आप वीकेंड पे भी शॉपिंग मॉल्स खोल दो, तो उन्होंने कहा हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि हिस्ट्री जो है वो दोबारा अपने आप को नहीं दोहराएगी। तो बेसिकली इसमें जो है इन्होंने एक तरह से इस पर तनकीद की है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके डिसीजन पे कि भाई एग्जेक्टिव को ये इख्तियार होना चाहिए कि अगर वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है, इस बात के बावजूद कि एग्जेक्टिव उसमें गलतियाँ उन्होंने की, 100% हम किसी को जो है वो बरी ज़ुमा नहीं करार दे रहे, लेकिन जो है एग्जेक्टिव के पास इख्तियार है। और साथ उन्होंने साथ वो नेशनल कमांड जो बनाया हुआ था सेंटर, ऑपरेशन सेंटर, ठीक है, वो भी अगर इसी मकसद के लिए बनाया गया है तो फिर उनको फैसले करने चाहिए। और उसके बाद जब आके चीफ जस्टिस ने आके कह दिया कि नहीं भाई इतने ज़्यादा यहाँ पे अफेक्टेड नहीं हुए हैं लोग, तो फिर सिर्फ एंड में राइटर सिर्फ कह रहे हैं कि हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट ना करे। और ये जो हद से बढ़ता हुआ ये जुडिशल एक्टिविज़म का हमें मुजाहरा नज़र आया है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जानिब से, तो इसका नुकसान हमें उस तरह ना हो जिस तरह हमें माजी में हो चुका हुआ है। ठीक है, बाकी आप इसमें कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। और उसमें आप टाइम का भी, लिमिट का भी बता दें, क्योंकि कुछ लोग हैं ना वो सिर्फ समरी देखना चाहते हो, कहते हैं जी 7-8 मिनट में है ना वो आप इसको कंक्लूड कर दिया करें। अभी तो खैर मैं ज़्यादा ही मेरे ख्याल में शायद टाइम बना देता हूँ, लेकिन आप लोग जो है वो कमेंट करते रहा करें कि इसको किस तरह लेके आगे चलना है। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।